इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या मतलब है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, राइट? अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में एलपीजी आया था, आपका क्या आया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट? लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जिस पर भी टैरिफ लगता था, बीबी 6 एकदम शांत रहो, जिस पर भी टैरिफ लगता था, आपका जो टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स था, जो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता था, बेसिकली इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता था, वो हटा दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया इकोनॉमी को। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। जो भी आपके सिख कंपनीज थी, आपके ऑर्गेनाइजेशन थे, गवर्नमेंट के, दैट इज बेसिकली सोल्ड टू द प्राइवेट हैंड, ठीक है? प्राइवेट हैंड को दे दिया गया। जैसे अभी एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइज किया गया है, वैसे ही जितने भी उस समय पे सिख आपकी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन थे गवर्नमेंट के, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, राइट? Third one is the globalization. So globalization, everyone knows that the integration of economy, the world economy, that is globalization. ये तो यहाँ तक समझ में आ गया, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। So new economic policy में लिखो, what are the features of new economic policy? (1991) इसके की पॉइंट्स लिख लो। What are the key points of this? Aims at transforming. अच्छा, मैं तुम लोग को थोड़ा सा स्टोरी बताती हूँ। When and why this new economic policy came? What is the reason behind it? When we got independence in 1947, the situation of Indian economy was very worse. बहुत ही worse था आपकी Indian economy का situation. ये मैंने बताया था। At that time, we are basically dependent on the other countries for the food as well. मतलब US से हमारे यहाँ food grains आता था। हमारी productivity agriculture की इतनी कम और खराब थी, ठीक है? Because we were basically in the rule of Britishers. 200 साल हम Britishers के रूल में रहे थे, तो इंडियन इकोनॉमी पर उनका कोई फोकस कभी रहा ही नहीं, ठीक है? जो ट्रेडिंग वो करते थे, वो ट्रेडिंग सिस्टम क्या था? लेट मी टेल यू कि उनका सिर्फ दो एम था इंडिया की इकोनॉमी में, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल को ले जाना, और लंदन में यानी इंग्लैंड में उस समय ब्रिटिशर्स जो यूरोपियन कंट्रीज में जो मील्स बने थे, उस रॉ मटेरियल से उसको कन्वर्ट करना फिनिश्ड गुड में, और उस फिनिश्ड वापस से इंडियन मार्केट में सेल इकोनॉमी की। जब 200 साल हम ब्रिटिशर्स रूल में थे, तो हमारा सिचुएशन ये था कि वी कैन नॉट इवन बिलीव ऑन द अदर कंट्रीज, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही जो हमारी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एंट्री हुई थी, राइट? इसी वजह से काफी सालों तक हमने नेसेसिटी आइटम के अलावा कोई भी आइटम को इंपोर्ट नहीं किया। हमारा जो इंडिजीनियस आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, बिल्कुल खत्म हो चुका था, राइट? इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो आधे % जीडीपी इंक्रीज हो रही थी। सिचुएशन समझ रहे हो क्या था सिचुएशन? इसी वजह से काफी सालों तक हमने अपने कंट्री में कोई भी चीज को इंपोर्ट नहीं कराया था जो कि नेसेसिटी आइटम नहीं थे। फूड ग्रेन्स और जो नेसेसरी वाले जो भी आपके थे, छोटे मोटे मशीनरीज, हैंडी टूल्स, ये सब हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? टैरिफ बैरियर वो लगा दिया था। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई पे करना पड़ेगा। कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए 500 रुपए का है और ये 500 रुपीज का प्रोडक्ट पे अगर हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया आपका 50%, तो इसका जो कॉस्ट है मान लीजिए 250 और इंक्रीज हो गया, कॉस्ट हो गया 750। अब इसका जो कॉस्ट था वो इतना हाई था कि डोमेस्टिक मार्केट में इसका जो डिमांड था वो क्या हो गया? कम हो गया। आई बात समझ में? सो डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया के मार्केट में फॉरेन गुड्स का डिमांड कम हो जाए, इसके लिए इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई लगाया हुआ था। कुछ आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स भी थे। नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन-कौन से थे? जैसे क्वांटिटी बैरियर, यानी कि आप कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हुआ। जहां पर टैक्स लगा दिया गया टैरिफ, नॉन टैरिफ
जहां पर टैक्स के अलावा अदर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पर लगा दिया गया, पर्टिकुलर क्वांटिटी के बेसिस पर आपने टैरिफ लगा दिया, पर्टिकुलर गुड्स के बेसिस पर जो आपने टैरिफ लगा दिया, मतलब आपके जो आपने बैरियर लगा दिया, तो ये सारे नॉन टैरिफ में आए। आगे बात समझ में? ओके, तो इसमें लिखिए, यहां तक समझ में आया ना? इसीलिए जब इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी जब आया, तो 1992 से लगभग इंडिया में एमएनसीज की एंट्री हो गई। ठीक है, 1995 में आपका मैकडॉनल्ड आया था, सबसे पहले कहां आया था पता है? मैकडी सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ? इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हो? इंडिया में, इंडिया में तो आया ही था। मुंबई, दिल्ली। चलिए इसको लिखिए, की पॉइंट्स में लिखिए, एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग अ रेगुलेटेड इकोनॉमी, एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग अ रेगुलेटेड इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, रेगुलेट करना इकोनॉमी को क्यों जरूरी था, क्यों 1991 में इसको लाया गया, तो मैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी अ रेगुलेटेड इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट में लिखो, टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा, ये कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या है वो तो पता है ना, एमएनसीज क्या होते हैं? ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड managerial modernization of industries was pursued as the key instrument for increasing productivity and improving competitiveness in the world. Technological and managerial modernization of industry, कंप्यूटर भी आफ्टर 1991 ही आया, पता है ना? Technological and managerial modernization of industries was pursued as the key instrument for increasing productivity and improving competitiveness in the world. तो टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल मॉडर्नाइजेशन के, शांत हो जाओ, दिव्या एंड अदीबा बाहर जाओगे तुम दोनों, बता दूंगी, रुक जाओ, बुक मिला है ना? पॉइंट सुनो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जहां पर इंडिया में टेक्नोलॉजी तो था नहीं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते ही नहीं थे गुड्स को, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ, आपकी इंडस्ट्री मॉडर्नाइज हुए, नई मशीनरीज इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। ठीक है, बहुत सारे, जैसे आपकी कॉपी, जो फोटो कॉपी की जो मशीन है ना, उसका भी कॉपीराइट फिर मिल गया था इंडिया को। सो बहुत सारी मशीन्स, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, प्रोसीजर जो थी वो हुई, increase हुई because of this economic policy 1991. So this point is clear? Yes. Next लिखिए, और तुम लोग को पता होगा कि एक आया था, याद है कुछ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 56, हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन प्लान 1977, याद है सब? ये पढ़ा है ना? ठीक है, थर्ड पॉइंट फिर समझ में आ जाएगा, लिखो, the industries reserved for public sector. अच्छा, 1948 में क्या होता कि 4-5 सेक्टर को उन्हें रिजर्व कर दिया था कि जो सिर्फ पब्लिक ही सेक्टर जो है वो उसको क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है, जैसे कि रेलवेज भी था उसमें। ठीक है, आर्म्स वगैरह, जितने भी राइफल वगैरह जो थे आपके, वो सब भी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बना सकती थी। न्यूक्लियर पावर वगैरह जो थे, हैजर्डस आइटम में सारे नहीं थे, न्यूक्लियर पावर और एटम एनर्जी जो भी थी वो सारा का सारा गवर्नमेंट को अलाउड था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी वो कंटिन्यू रहा, वो जो कुछ रिजर्वेशन था जो आपकी सिर्फ पब्लिक, हाँ पब्लिक, नहीं लाइसेंस नहीं चाहिए था, लाइसेंस तो आपको केमिकल और हैजर्डस इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउड था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर को अलाउड था, ठीक है। तो लिखो द इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, इसमें लिखिए क्या क्या होगा, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस के जितने भी मटेरियल थे अभी भी इस इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद भी ये गवर्नमेंट के पास ही राइट था, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स, ठीक है, कोल, कोल, तो ये हाँ ये सारा का सारा जो था इंडस्ट्रीज स्टिल रिजर्व किसके पास था, आपके पब्लिक सेक्टर के पास ही कंटिन्यू था रिजर्व। समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओपनड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओपनड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, development of infrastructure was opened for the private investment. अच्छा, what is the meaning of infrastructure? Electricity, road, transport, basic resources, amenities or facilities which is required for the people, right? Road, transportation system, water facility, electricity facility, parks, library, all these comes under the infrastructure. And जो infrastructure development जो करता है वो कौन करता है, government. Always remember that, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो फैसिलिटीज थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अब प्राइवेट कंपनीज को भी मोटिवेट किया जा रहा था प्राइवेटली कि आप कोई नई कंपनी को शुरू कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, अच्छा तुम लोग का एमएसएमई पढ़ा है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई के अंडर में जो लिस्ट थे वो भी कंटिन्यू था, हाँ नहीं कुछ थे रिजर्व रह गए और एक्सपैंड किया गया था बल्कि। नेक्स्ट लिखिए, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, बाहर जाना है, इंडस्ट्रीज थे वो कभी छोटी इंडस्ट्रीज को ऐसे भी नहीं टिकने देंगे, ये बात पता है ना। तो एमएसएमई के अंडर में जितने भी बैंगल इंडस्ट्री, कैंडल इंडस्ट्री, सब एमएसएमई लिस्ट में आता है। तो जो एमएसएमई के अंडर में जितने भी इंडस्ट्री, उस समय जो स्मॉल, उस समय तो एमएसएमई नहीं था, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे आपका एसएसआई था, ठीक है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो उनके लिए जो रिजर्वेशन था दैट वाज क्या हो गया, वो और इंक्रीज हो गया। समझ में आया। और लिखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक डी लाइसेंसिंग हो गया था, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज जो थे उनको लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया था। क्या हो गया था, लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया था। अभी भी लेकिन केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे अगर आप पेंट के लिए या फिर कोई भी पेस्टिसाइड का इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो यू रिक्वायर दैट लाइसेंस, ठीक है। एसिड जहां बनता है इंडस्ट्रीज में वहां पर भी लाइसेंस की जरूरत है, उसको तो रखने में भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। चलिए लिखिए, सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर में छोड़ दिया गया था इंडस्ट्रीज को, बाकी सारे इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करना, मतलब कोई भी इंडस्ट्री जो था, जो सिक इंडस्ट्री था उसको हमने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, सेल कर दिया था। और जितने भी नए इंडस्ट्री शुरू हो रहे थे उनको भी बोला गया था कि दे कैन स्टार्ट विद द प्राइवेट हैंड, प्राइवेटली वो स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, liberalization of foreign policy, liberalization of foreign policy, ठीक है। यहाँ पर जो इक्विटी था, इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, ठीक है। सो जो लिबरलाइजेशन था आपके प्राइवेट पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी का कैसे हुआ कि जो फॉरेन इक्विटी था, फॉरेन इक्विटी का मतलब क्या होता है, बाहर से लोग जो यहाँ फॉरेन इक्विटी था उसको 100% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 100%, यानी 100% आप इंडिया की पूरी कंपनी को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। अगर आपने 51% भी किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किसका हो जाएगा, जिस पर्सन के पास 51% शेयर है। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, जहां पर पहले दूसरे कंट्रीज को 40% से ज्यादा अलाउड नहीं था इक्विटी खरीदना, बिफोर दिस एलपीजी आपकी 40% से ज्यादा इक्विटी खरीदना राइट नहीं था आपके फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनीज को या फिर फॉरेन के लोगों को, एनआरआईज को। वहीं पर इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 100%। तो लिखो, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी
द लिमिट ऑफ फॉरेन इक्विटी, जो लिमिट था फॉरेन इक्विटी का, was raised to 100%, was raised to 100%, यानी कितना कर दिया गया उसको रेज करके 100%। ठीक है, अब यहाँ पर एनआरआई जो है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई वो होते हैं जो 184 डेज से कम इंडिया में स्टे करते हैं, यानी 6 महीने से कम जो इंडिया में स्टे करते हैं और ज्यादातर टाइम फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनको एनआरआई कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एनआरआई। ठीक है, तो एनआरआई को भी राइट था कि वो भी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे। फॉरेन कंपनीज को भी राइट दे दिया गया और एनआरआई को भी राइट दे दिया गया, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में लिखिए। अब इंडियन कंपनी को राइट था कि वो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन कर सकते थे। टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो इंडिया से बाहर जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको यूज करने के लिए दे आर अलाउड टू साइन द एग्रीमेंट टू यूज और टेक द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए लिबरलाइजेशन इन टेक्निकल एरिया, यानी टेक्निकल एरिया टेक्नोलॉजिकल जो रिलेटेड एरिया है वहां पर भी लिबरलाइजेशन आ गया। सो liberalization in technical area, automatic permission was given to the Indian companies. Automatic permission was given to Indian companies for signing technology. ठीक है, for signing technology agreement. Liberalization in technical area, liberalization in technical area, automatic permission was given to Indian companies for signing technology agreement विथ फॉरेन कंपनीज। यानी क्या राइट मिल गया इनको? यहाँ पर क्या चीज का राइट मिला? हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो हम अपनी कंट्री में मंगवा सकते थे, यूज कर सकते थे, उसकी भी एग्रीमेंट साइन कर दी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। सेटिंग अप ऑफ ये सारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी का। इसको लिखो सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यानी FIPB जो था इसको भी स्टैब्लिश किया गया। और ये बोर्ड का काम क्या था मैं बता रही हूँ। ये बोर्ड का काम क्या था? प्रमोट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में प्रमोट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। किसको स्टैब्लिश किया गया? ठीक है, फेयर और फेमा पढ़ लिया है ना? ओके, नेक्स्ट लिखिए सेटिंग अप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी सेट किया गया। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब जो 3 मेजर कंपोनेंट एलिमेंट है आपके इस इकोनॉमिक पॉलिसीज के, वो कौन कौन से हैं? L से, P से, लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीजें हुई तो इसको भी लिख लो अच्छे से। ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्लियर है? क्या क्या चीजें हुई थी शॉर्टकट में फिर से बता दूं। सबसे पहला आपका क्या हुआ था कि रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमी, दिस बेसिकली पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी लाया गया। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इस पॉलिसी को लाया गया। ठीक है, उसके अलावा जो रिजर्वेशन सिस्टम था इंडस्ट्रीज का, कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व हमने किया हुआ था, वो रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सब में प्राइवेटाइजेशन अलाउड हो गया। आगे बात समझ में। फोर्थ पॉइंट था कि इस रीजन से आपकी जो भी सिक इंडस्ट्रीज थे उनको क्या कर दिया गया? सेल कर दिया गया प्राइवेट हैंड को। डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमने अब प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ किया टू बेसिकली स्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेटाइजेशन भी जो है दैट वाज बेसिकली स्टार्टेड। समझ में आया? उसके अलावा हमने क्या किया? एग्रीमेंट जो था, जो भी टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट था, दैट वाज आल्सो अलाउड टू साइन, उसको भी साइन करना अलाउड हो गया। आप एग्रीमेंट कर सकते थे, बाहर की टेक्नोलॉजी को कंट्री में यूज कर सकते थे। ठीक है, एक और क्या पॉइंट बताया था मैंने? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी था, 100% जो था इक्विटी जो था अलाउड हो गया एनआरआई को और फॉरेन कंपनी को।
एक और पॉइंट था, दैट वाज FIPB वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि फॉरेन इंडस्ट्रीज प्रमोशन बोर्ड जो था उसको एस्टैब्लिश किया गया फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? These points are clear. नेक्स्ट लिखो कि what is happened in under this point liberalization. लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि हमने यहां पर लिखो एबोलिशन ऑफ लाइसेंस। लिबरलाइजेशन क्या है पहले ये लिख लो। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस कोटा। कोटा मतलब रिजर्वेशन। लाइसेंस, एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री, किसी चीज को आजाद कर देना, राइट? सो यहाँ पर लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को, इंडस्ट्री को बैठाने के लिए जब हमें कोई लाइसेंस लेना पड़े, लाइसेंस इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन और इट इज अ प्रोसीजर which the person need to fulfill, ठीक है? तो यहाँ पर liberalization refers to end of license, quota and many more restrictions and control which put on industries before 1991, before 1991। तो 1991 से पहले जितने भी इंडस्ट्रीज पे कोटा वगैरह लगाया गया था वो सारे के सारे जो थे उनको हटा दिए गए बिकॉज ऑफ दिस LPG। क्लियर? लिबरलाइजेशन बेसिकली। अब इसमें क्या क्या तरीका था? पहला लिखो, ए पॉइंट करके लिखो, एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू। एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू। एक्सेप्ट यानी कुछ को छोड़ के सबसे लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया। एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। सेकेंड लिखिए, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन। No restriction on expansion of contraction or contraction, यानी कि expand अगर आप बिजनेस को करना चाहते हैं, contraction का मतलब क्या होता है? खींचना चाहते हैं बिजनेस को, तो कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So no restriction on expansion or contraction of the business activities. This point is clear? Clear हो रहा है क्लास? BBM थर्ड ईयर clear? Okay. Next point लिखिए, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस। अपना प्राइस प्रोडक्ट का आप कुछ भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन 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 जो इसेंशियल कॉमोडिटीज के अंडर, जो इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर में जितने भी गुड्स थे वो स्टिल गवर्नमेंट का राइट था क्या करने का? उसको प्राइस को फिक्स करने का। क्लियर हो गया? सो फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस। फोर्थ पॉइंट में लिखो, क्या कर रही हो? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ्रीडम मिल गया। अब आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं गुड्स को, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। नेक्स्ट लिखिए, फ्रीडम इन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट लिखिए, इजी एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। ये सारे लिबरलाइजेशन में हुआ है। इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। मतलब इंडिया में फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए जितने भी प्रोसीजर थे दैट वाज बेसिकली बिकम इजियर। ठीक है, तो अब दूसरे कंट्री से इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ से भी द पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अनदर कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर हम पब्लिक सेक्टर का रोल को कम कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज कर देते हैं। इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो डिमांड और जो सप्लाई है दैट इज बेसिकली अफेक्टेड बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। ठीक है, यूएसए में कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट, जहां पर सब कुछ प्राइवेटाइज है और डिमांड एंड सप्लाई इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेस, जो भी है वो डिपेंडेंट है प्राइवेट कंपनीज पर। ठीक है, चाइना में, क्यूबा में सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट के पास राइट है टू कंट्रोल द मार्केट फोर्सेस। क्लियर? चलिए,
तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, लिखिए प्राइवेटाइजेशन refers to giving greater role to private sector, किस सेक्टर को ज्यादा रोल मिल गया यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, Just two topic and then we'll move toward the balance of payment, ठीक है।